साथियों नमस्कार। अक्सर कहा जाता है कि जब नाव डूबने लगती है तो सबसे पहले चूहे निकल करके भागते हैं। आरएसएस के द्वारा बनाई गई भारतीय जनता पार्टी की नाव डूबने के संकेत मिलने लगे हैं और उसमें से चूहे भी कूद कूद कर अलग होने और भारतीय जनता पार्टी से नाता तोड़ लेने के लिए कुलाचे भरने लगे। न सिर्फ ब्यूरोक्रेसी बल्कि अंधभक्त कारपोरेट हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अलग होना चाहता है, जो कभी भारतीय जनता पार्टी की बड़ी ताकत थे। अब उन्हें महसूस हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बचेगी। जेएनजी के आंदोलन के बाद चौतरफा ऐसा माहौल हो गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैक फुट पर नजर आ रहे हैं और इन्हें नसीहत देने के लिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी प्रकट हो गए हैं। और जिस तरह से मोहन भागवत जेएनजी की वकालत कर रहे हैं, उससे लग रहा है कि भगवा खेमे में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा। यानी आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की दूरियां एक बार फिर से बढ़ गई है। ठीक वैसे जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव में आरएसएस से दूरियां बढ़ी थी, जब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था कि अब हमें आरएसएस की ज़रूरत नहीं है। किसी बैसाखी के जरिए हम किसी बैसाखी पर निर्भर नहीं रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की नंबर 1 पार्टी हो गई है। तो उनका अहंकार थोड़े दिनों में ही टूट गया और नरेंद्र मोदी साहब आरएसएस प्रमुख के सामने सरेंडर हो गए। लेकिन जेएनजी ने जो परिस्थितियां उत्पन्न की है, राहुल गांधी ने जो परिस्थितियां उत्पन्न की है, हमें लगता है कि उससे नरेंद्र मोदी के खेमे में, भारतीय जनता पार्टी में हर जगह टूट की धमक सुनाई दे रही है बगैर टूट हुए। इस तरह से अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर से अगर बगावत के सुर देखे जा रहे हैं, जो पिछले 12 वर्षों तक नहीं देखे गए, तो समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार जाने की उल्टी गिनती शुरू हो गई। लाला रामदेव जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 2014 से लेकर अब तक रहे हैं, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पल्ला झाड़ लिया और जो आरोप लगाया है, जिस तरह से आरोप लगाया है, जैसे किसी विपक्षी दल के नेता नरेंद्र मोदी की लानत मलानत कर रहे हैं, उन्हीं की तर्ज पर अगर बाबा रामदेव भारतीय जनता पार्टी को घेर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि रामदेव को पता चल गया है कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2029 में बनने की तो बात दूर, जो सरकार चल रही है, यह सरकार भी कुछ ही दिन की मेहमान है। याद कीजिए, राहुल गांधी ने लगभग 6 महीने पहले कहा था कि नरेंद्र मोदी की सरकार, जिसमें 72 मंत्री और 240 सांसद हैं, ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगी, 1 साल के अंदर ढह जाएगी। 1 साल पूरे होने में अभी 6 महीने से ज़्यादा बाकी रह गए हैं और राहुल की भविष्यवाणी सच दिखाई देने लगी है।
जेएनजी के आंदोलन के बाद भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से प्रभावित हुई है और जिस तरह से उसका आत्मविश्वास घटा है, जिस तरह से उसकी दूसरी पार्टियों को तोड़ने की मंशा फिर से जोर मार रही थी और 362 के जादुई आंकड़े, जी हाँ, संविधान बदलने, संविधान हटाने के लिए 362 सीटें लोकसभा में होनी चाहिए और वही 2/3 बहुमत राज्यसभा में और सभी राज्यों में 2/3 बहुमत होना चाहिए। राज्यों में बहुमत के आंकड़े को छू लिया, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा बाकी रह गया था और उसके लिए अमित शाह कोशिशें कर रहे थे। इसी बीच जेएनजी का आंदोलन खड़ा हो गया। अमित शाह और नरेंद्र मोदी के प्लानिंग पर तुषारपात हो गया, वज्राघात हो गया और वह 362 के आंकड़े को इकट्ठा नहीं कर पाए। न तो समाजवादी पार्टी को तोड़ पाए, न डीएमके को तोड़ पाए और न दूसरी पार्टियों के सांसदों को साम दाम दंड भेद बाहुबल किसी भी तरह से नहीं तोड़ पाए, लेकिन तोड़ने की पूरी कवायद चल रही थी। जेएनजी आंदोलन शुरू होने के बाद किसानों की तरह जेएनजी यानी हमारे युवाओं ने जो 1997-98 के पैदा हैं और 28 से 30-31 साल के हैं, नरेंद्र मोदी को घुटने पर ला दिया। मांगे मनमानी की जो जद्दोजहद चल रही थी उसमें सफलता हासिल कर लिया और उसके बाद अमित शाह गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग शुरू हो गई है और यह मांग भी अब जोर पकड़ती जा रही है। पूरा विपक्ष जेएनजी के साथ खड़ा है और राहुल गांधी जिस तरह से जेएनजी को लेकर कोटा में, देहरादून में, इलाहाबाद में रैलियां और सम्मेलन करके इस देश को जाहिर कर दिया है कि अब मोदी की खैर नहीं है। अगर जेएनजी राहुल गांधी के साथ है, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के साथ आकर के खड़ा हो गया, जेएनजी को राहुल की बहुत ज़रूरत है और उतनी ही ज़रूरत राहुल गांधी को जेएनजी की है। तो जेएनजी तक ही बात नहीं है, बल्कि जेन अल्फा यानी 8वीं 10वीं क्लास 12वीं क्लास के बच्चे भी पूरे देश में आंदोलनरत हो गए हैं और अपने स्कूल की समस्याओं को लेकर के जिस तरह से वह सड़क पर आ गए हैं, डीएम कार्यालय कचहरी को घेर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, मार भी खा रहे हैं और किसी एक शहर में नहीं, पूरे देश में। तो यह सब जेएनजी के आंदोलन की, जंतर मंतर की देन थी। यहीं से जेन अल्फा का आत्मविश्वास बढ़ा और वह समझ गया कि अब आंदोलन किए बगैर उन्हें पढ़ाई का हक, अधिकार या शिक्षा का अधिकार, शिक्षित होने का अधिकार नहीं मिल पाएगा। आपको पता ही है कि आरएसएस के इशारे पर इस देश में पिछले 12 वर्षों में 1 लाख से अधिक प्राइमरी प्राथमिक स्कूलों को बंद कर दिया गया। न बच्चे पढ़ेंगे, न नौकरी की मांग करेंगे। दूसरा फायदा आरएसएस को, देश निरक्षर रहेगा, अनपढ़ गंवार रहेगा तो वह उसे उसी तरह से बेवकूफ़ बनाते आएंगे वर्ण व्यवस्था के तहत, जैसे हजारों साल से बनाते आ रहे हैं। लेकिन अब स्कूल बंद होने और स्कूलों की दुर्दशा, स्कूलों में शिक्षक, किताब कापियाँ न होने,
मिड डे मील की व्यवस्था न होने के लिए आंदोलन अगर जेन अल्फा नई पीढ़ी के लोग भी कर रहे हैं और जेन जी के साथ कदम ताल मिला करके चल रहे हैं, यानी अब युवाओं जिसमें जेन जी 40% आते हैं और जेन अल्फा भी लगभग 20% हैं, कुल मिलाकर के 60% युवाओं की भागीदारी अगर इस देश में है तो सरकार बनाने और सरकार गिराने की क्षमता युवाओं और नई पीढ़ी के तरुण नौजवानों में है। और अगर जिस तरफ जवानी झुकेगी, जिस तरफ अंगड़ाई लेगी, उस तरफ देश के बाकी मतदाता भी, बाकी देशवासी भी हो लेंगे। तो नरेंद्र मोदी सरकार के लिए संकट के बादल छा गए हैं और उन्हें पता चल चुका है कि उनकी सरकार 2029 तक नहीं चलने वाली है। 2029 में नई सरकार भारतीय जनता पार्टी के नहीं बनने वाली है, बल्कि जो सरकार चल रही है यह भी चंद महीनों की है। और जिस तरह से आंदोलन को हवा दे रहा है जेन जी, हमारा युवा समुदाय, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जिस तरह से आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं और युवाओं की समस्याओं, युवाओं को लहूलुहान करने, युवाओं के संगठन को भोथरा करने की कोशिशें जिस तरह से की गई, कुचलने का प्रयास जिस तरह से किया गया, इसके लिए सवाल दर सवाल किए जा रहे हैं कि गोली चलाने का अधिकार किसने दिया, किसके कहने पर गोली चलाई गई। जेन जी को कील लगी लाठियों से घायल करने, लहूलुहान करने का अधिकार किसने दिया। सिर्फ राहुल गांधी और जेन जी यह सवाल नहीं पूछ रहे हैं, पूरा देश पूछ रहा है। और इन्हीं सवालों की वजह से जेन जी आंदोलन अभी थमा नहीं है, अभी तो ये शुरुआत है। जेन जी का मकसद तब पूरा होगा जब नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश की तरह तख्ता पलट कर देगा। अब यह देश तख्ता पलट की तरफ हमारे जेन जी के युवा, विपक्ष, हर कोई आगे बढ़ रहा है और इन्हें सपोर्ट भी मिल रहा है। न सिर्फ जेन जी के मदर फादर, उनके गार्जियन का, बल्कि पूरे देश का आशीर्वाद अगर सोशल मीडिया के जरिए जेन जी को मिल रहा है और इन्होंने एक राजनीतिक पार्टी बना ली है। हालांकि अभी पत्ते नहीं खोल रहे हैं कि उन्हें राजनीति में आना है या राजनीति करनी है या सरकार बनानी है, लेकिन समय आने पर पत्ते खुल भी जाएंगे। अभी तो मकसद यह है कि इस अहंकारी, तानाशाह और युवाओं को कुचलने वाली, किसानों के हक अधिकार को अपने हाथ में लेकर कारपोरेट को सौंपने की नीयत रखने वाली भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ फेंकना है। तो देश की जो राजनीति इस समय है, आज उसकी झलक लाल किले के प्राचीर से भी सुनाई दी, जब नरेंद्र मोदी ने जेन जी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन युवाओं के लिए जिस तरह से कार्यक्रमों की घोषणा की, उन्हें लोक लुभावन बातों में फांसने की घोषणा की, उसकी प्रतिक्रिया शुरू हो गई है। और जेन जी उनके भाषण से खुश नहीं है, बल्कि सवाल दर सवाल उठा रहा। न सिर्फ जेन जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद सवाल उठा रहा है, बल्कि सोशल मीडिया पटा हुआ है नरेंद्र मोदी के खिलाफ, उनके भाषण के खिलाफ, उनके सियासत के खिलाफ। अब तो बहुत से अंधभक्त भी भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर
राहुल गांधी के खेमे में आ गए हैं। ब्यूरोक्रेसी का हाल यह है कि ब्यूरोक्रेसी को पता है कि सत्ता परिवर्तन होने वाला है, तो जो नई सरकार आएगी उसके प्रमुख राहुल गांधी होंगी। इसलिए राहुल गांधी के नज़दीक आने के लिए नरेंद्र मोदी के सियासत का राज अगर पीएमओ से खुलने लगा है, पीएमओ में बैठे अधिकारी ब्यूरोक्रेट अगर राहुल गांधी को फ़ोन करके अंदर की जानकारी दे रहे हैं, तो राहुल गांधी इसे छिपा नहीं रहे हैं, सार्वजनिक कर रहे हैं। अब नरेंद्र मोदी की दिक्कत यह है कि वह ब्यूरोक्रेसी को संभालें, कारपोरेट को संभालें, लाला रामदेव जैसे लोगों को संभालें, किस किस को संभालें। पूरा तंत्र उनके खिलाफ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। मोहन भागवत जब कह रहे हैं कि जेएनजी की मांगें वाजिब हैं, जो मांगें उठाई जा रही हैं उसे मानना चाहिए, और जिस तरह से क्रूर अत्याचार किया गया जेएनजी के साथ, उसके लिए जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए। तो नरेंद्र मोदी किस किस को सबक सिखाएंगे, किस किस को दबाएंगे और किस किस को अपने अहंकार और तानाशाही रवैये से दबाने की कोशिश करेंगे। बगावत की जो सुर सुनाई दे रहे हैं ब्यूरोक्रेसी से, कारपोरेट से, आईटी सेल से, भारतीय जनता पार्टी के अंदर से, आरएसएस की ओर से, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल की ओर से, सब के सब इनके खिलाफ हैं। और शंकराचार्य महामंडलेश्वर आदि तो इनसे पहले से नाराज हैं, जब से रामलला के चढ़ावे की चोरी चंपत राय, जो कि आरएसएस के करीब हैं, नृपेंद्र मिश्र जो कि भारतीय जनता पार्टी के करीब हैं, इन लोगों के संरक्षण में अगर अरबों की चोरी हुई है, तो शंकराचार्य और महामंडलेश्वर और तमाम साधु संतों का नाराज होना स्वाभाविक है, क्योंकि उन्हें राम मंदिर के प्रबंधन से दूर रखा गया था शुरू से। पूरा श्रेय आरएसएस और नरेंद्र मोदी लेना चाहते थे चुनाव जीतने के लिए। हालांकि उसी अयोध्या से उन्हें मात खानी पड़ी। और आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी ने एक बार मन बना लिया था 2024 में कि हम अयोध्या से ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सर्वे करने वाले इनके पैरोकार, इनके सलाहकार ने एक बार नहीं 3 बार चेतावनी दिया, सर्वे करके, अंदरूनी सर्वे करके, कि यहाँ पर आपकी हार हो जाएगी। तो नरेंद्र मोदी ने फिर से बनारस से ही लड़ने का फैसला किया था, अयोध्या से लड़ने का मंसूबा रद्द कर दिया। लेकिन जिसे लड़ाया गया लल्लू से हार गए। तो इनका अब धार्मिक ध्रुवीकरण, हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण और धर्म के जरिए चुनाव जीतने का एजेंडा भी तिरोहित हो गया है। साम दाम दंड भेद भी अब धूल धूसरित हो गया है, और वह दिन दूर नहीं जब सीबीआई, ईडी, आईटी भी इनकी बात मानने से इनकार कर दें। सुप्रीम कोर्ट भी अब पल्ला झाड़ना शुरू कर दिया है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने मनन मिश्रा को, बार काउंसिल के अध्यक्ष जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी लताड़ा है, उससे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट भी अब नरेंद्र मोदी के पक्ष में होने से पल्ला झाड़ना शुरू कर दिया है। ऐसे माहौल में नरेंद्र मोदी की सरकार कब तक चलती है, कब तक टिकी है, देखने की बात है। कभी भी यह सरकार
ठह सकती है, और या तो मध्यावधि चुनाव होंगे या भारतीय जनता पार्टी का ही कोई दूसरा व्यक्ति जिसे आरएसएस पसंद करता है उसे प्रधानमंत्री बनाया जाएगा 2029 तक के लिए। धमाका जल्द होने वाला है और बड़ा धमाका होने वाला है, जिसकी धमक सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया में सुनाई देगी। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।